नमस्कार। आज हम भारत के पहले महान साम्राज्य के संस्थापक की कहानी में उतरने वाले हैं। एक ऐसे सम्राट की कहानी जिसका बनाया साम्राज्य तो नक्शों पर साफ साफ दिखता है, लेकिन जिसका अपना चेहरा इतिहास की धुंध में कहीं खो सा गया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चंद्रगुप्त मौर्य की। जरा इस नक्शे पर एक नजर डालिए। चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। बिखरे हुए, आपस में लड़ते हुए राज्यों को एक साथ लाना और लगभग पूरे उपमहाद्वीप को एक झंडे के नीचे खड़ा कर देना, ये वो साम्राज्य था जिसने भारतीय इतिहास का रुख हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। और यहीं से कहानी में असली मोड़ आता है। इतने बड़े साम्राज्य के निर्माता के बारे में हम आखिर जानते क्या हैं? सच तो ये है कि वो इतिहास के सबसे रहस्यमयी शासकों में से एक हैं, एक तरह के अदृश्य सम्राट। तो चलिए इस पहेली को परत दर परत सुलझाने की कोशिश करते हैं। हम देखेंगे कि कैसे उन्होंने भारत को एक किया, क्यों उनका इतिहास एक पहेली बना हुआ है, वो गुमनामी से निकलकर इतने बड़े साम्राज्य तक पहुंचे कैसे और फिर उन्होंने इसे चलाया कैसे, और आखिर में हम उनकी एक भिक्षु राजा बनने की अविश्वसनीय कहानी और उनकी असली विरासत को भी समझेंगे। चंद्रगुप्त से पहले का भारत कैसा था? सोचिए, एक चेस बोर्ड जिस पर कई छोटे बड़े राजा अपनी अपनी चालें चल रहे थे। हर तरफ राजनीतिक उथल पुथल थी, और फिर सिकंदर के आक्रमण ने तो जैसे इस आग में घी ही डाल दिया। इसी उथल पुथल और अराजकता के बीच से एक ऐसी शख्सियत उभर कर सामने आई जो इस पूरे खेल को बदलने वाली थी। और यहीं पर इतिहासकारों के लिए सबसे बड़ी चुनौती खड़ी हो जाती है। हमारे पास उनके कामों के सबूत तो हैं, लेकिन उनके बारे में उनके अपने समय का लिखा हुआ एक शब्द भी नहीं है। जो कुछ भी हम जानते हैं वो सब सदियों बाद लिखे गए ग्रंथों से आता है, और हर ग्रंथ का अपना एक अलग नजरिया, अपना एक अलग मकसद था। तो आइए हमारे इन गवाहों को एक एक करके कटघरे में खड़ा करते हैं। हमारे पास यूनानी और रोमन इतिहासकार हैं, ब्राह्मणवादी पुराण हैं, बौद्ध ग्रंथ हैं और जैन परंपराएं भी हैं। और हम देखेंगे कि हर कोई चंद्रगुप्त की एक बिल्कुल अलग ही तस्वीर पेश करता है। तो फिर सच कहाँ छिपा है? ये कितना दिलचस्प है। हर परंपरा चंद्रगुप्त को अपनी कहानी में फिट करने की कोशिश करती है। यूनानी उन्हें एक आम नौजवान बताते हैं, वहीं ब्राह्मणवादी ग्रंथ उन्हें नीची जाति का बताकर उनके शासन को कम आंकते हैं। बौद्धों के लिए वो बुद्ध के वंश के एक महान क्षत्रिय राजकुमार हैं, ताकि उनके महान पोते अशोक का वंश और भी गौरवशाली लगे। और फिर लगभग 1400 साल बाद लिखे गए जैन ग्रंथों में वो एक महान जैन संत बन जाते हैं। हर किसी का अपना अपना चंद्रगुप्त है। ऐसे में असली चंद्रगुप्त कौन था, ये तय करना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। तो इन अलग अलग कहानियों के बावजूद एक बात तो तय है, चंद्रगुप्त गुमनामी से उठे और सत्ता के शिखर तक पहुंचे। आखिर ये हुआ कैसे? उनकी ये यात्रा एक बेहद उथल पुथल भरे भारत में शुरू हुई। जरा इन दो नक्शों को देखिए। बाईं तरफ है नंद साम्राज्य, बहुत अमीर और शक्तिशाली पर उतना ही अलोकप्रिय, और दाईं ओर सिर्फ एक दशक के अंदर बना चंद्रगुप्त का विशाल मौर्य साम्राज्य। ये बदलाव किसी चमत्कार से कम नहीं था। ये प्राचीन भारत की सबसे तेज और सबसे नाटकीय राजनीतिक क्रांतियों में से एक थी। इस क्रांति के पीछे एक जबरदस्त दिमाग था, चाणक्य, एक असाधारण रणनीतिकार जिसने युवा चंद्रगुप्त में वो चिंगारी देखी जो एक साम्राज्य बना सकती थी। चाणक्य ने दो चीजों का फायदा उठाया। एक, सिकंदर के जाने से उत्तर पश्चिम भारत में जो पावर वैक्यूम बना था, और दूसरा, नंद राजाओं के खिलाफ लोगों में उबलता हुआ गुस्सा। इन दोनों को मिलाकर उन्होंने क्रांति की आग जला दी। उनकी जीत की रफ्तार हैरान करने वाली थी। पहले उन्होंने नंद साम्राज्य को बाहर से घेरना शुरू किया और फिर सीधा राजधानी पाटलिपुत्र पर ही हमला बोल दिया। इसके बाद उन्होंने पश्चिम की ओर मुड़कर सिकंदर के बचे कुचे यूनानी गवर्नरों को बाहर खदेड़ा, और आखिर में उन्होंने सिकंदर के सबसे ताकतवर जनरल सेल्यूकस का सामना किया, जो भारत को फिर से जीतने का सपना लेकर आया था। देखिए, साम्राज्य जीत लेना एक बात है, पर इतने बड़े साम्राज्य को चलाना वो बिल्कुल अलग खेल है। तो आइए मौर्य साम्राज्य की उस मशीनरी पर नजर डालते हैं जिसने इतने बड़े भूभाग को एक साथ बांध कर रखा था। अक्सर अर्थशास्त्र का जिक्र होता है। इसे आप साम्राज्य चलाने की एक तरह की हैंडबुक समझ सकते हैं। अब विद्वानों में इस बात पर बहस होती है कि असल में चाणक्य ने लिखी थी या नहीं, लेकिन ये किताब हमें मौर्य प्रशासन के सिद्धांतों की एक जबरदस्त झलक देती है। एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड, सेंट्रलाइज्ड और कुशल सिस्टम। मौर्य साम्राज्य एक घड़ी की तरह काम करता था, जिसके पुर्जे थे एक कुशल ब्यूरोक्रेसी, मंत्री, सड़कें और सिंचाई जैसी परियोजनाएं, और सबसे जरूरी, हर कोने में फैले जासूसों का एक विशाल नेटवर्क। और इस पूरी मशीन को ताकत देती थी एक बहुत बड़ी स्थायी सेना। चंद्रगुप्त सिर्फ एक योद्धा नहीं, बल्कि एक बहुत चतुर डिप्लोमैट भी थे।
जब सेल्यूकस ने हमला किया तो चंद्रगुप्त ने उसे हराया जरूर, लेकिन जंग के बाद जो संधि हुई वो जंग से भी बड़ी जीत थी। सेल्यूकस ने आज के अफगानिस्तान और बलूचिस्तान का एक बहुत बड़ा हिस्सा मौर्य साम्राज्य को सौंप दिया और शांति बनाए रखने के लिए अपनी बेटी की शादी भी चंद्रगुप्त से कर दी। और इस संधि के बदले में चंद्रगुप्त ने क्या दिया? 500 युद्ध हाथी। ये कोई मामूली तोहफा नहीं था, ये प्राचीन दुनिया के टैंक थे। इन्हीं हाथियों के दम पर सेल्यूकस ने आगे चलकर पश्चिम में अपने दुश्मनों को हराया। ये सौदा साबित करता है कि मौर्य साम्राज्य अब सिर्फ एक भारतीय शक्ति नहीं बल्कि एक ग्लोबल सुपर पावर बन चुका था। अब हम चंद्रगुप्त के जीवन के सबसे विवादास्पद और सबसे रहस्यमय हिस्से पर आते हैं, उनका अंत। ये एक ऐसी कहानी है जो किसी फिल्म की स्क्रिप्ट जैसी लगती है, लेकिन ये याद रखना बहुत जरूरी है कि ये उनके समय के लगभग 12 शताब्दियों के बाद लिखी गई थी। कहानी कुछ यूं है कि एक भयानक अकाल की भविष्यवाणी सुनकर चंद्रगुप्त ने वो किया जो कोई सम्राट सोच भी नहीं सकता। अपनी शक्ति के शिखर पर उन्होंने अपना सिंहासन, अपना साम्राज्य, सब कुछ अपने बेटे बिंदुसार को सौंप दिया और एक साधारण जैन भिक्षु बनकर अपने गुरु भद्रबाहु के साथ दक्षिण भारत की ओर पैदल निकल पड़े। और कर्नाटक की चंद्रगिरी पहाड़ियों पर उन्होंने अपने जीवन का अंतिम और सबसे बड़ा त्याग किया। उन्होंने सलेखना का कठोर व्रत लिया, यानी मृत्यु आने तक स्वेच्छा से उपवास करना। जिस व्यक्ति ने सब कुछ जीता था उसने अपनी इच्छा से सब कुछ छोड़ दिया, यहाँ तक कि अपना जीवन भी। लेकिन क्या ये सच है? यहाँ पर हमें थोड़ा रुक कर सोचना होगा। ये कहानी केवल दिगंबर जैन ग्रंथों में मिलती है। श्वेतांबर जैन परंपरा इसका खंडन करती है। कुछ विद्वानों का मानना है कि हो सकता है कि चंद्रगुप्त मौर्य को उनके ही वंश के किसी दूसरे राजा संप्रति चंद्रगुप्त के साथ कंफ्यूज किया जा रहा हो, और सबसे पुराने शिलालेखों में चंद्रगुप्त का नाम ही नहीं है। तो ये एक बहुत शक्तिशाली किंवदंती है, लेकिन ऐतिहासिक रूप से ये काफी संदिग्ध है। तो इन सभी रहस्यों और किंवदंतियों के बावजूद चंद्रगुप्त मौर्य का इतिहास में आखिर स्थान क्या है? उनकी सबसे महत्वपूर्ण विरासत निर्विवाद है। उन्होंने उस साम्राज्य की नींव रखी, उस प्रशासनिक मशीनरी का निर्माण किया जिसने उनके पोते अशोक महान को अपने धम्म के संदेश को पूरे उपमहाद्वीप में फैलाने में मदद की। हम कह सकते हैं कि चंद्रगुप्त ने मंच तैयार किया और अशोक ने उस पर अपना सबसे शानदार अभिनय किया। तो अंत में सवाल यही है कि असली चंद्रगुप्त कौन है? भारत को एक करने वाला महान संस्थापक या सब कुछ त्याग देने वाला महान संत? शायद सच ये है कि दोनों ही कहानियां जरूरी हैं। वे दिखाती हैं कि कैसे इतिहास और किंवदंती मिलकर ऐसे नायक को जन्म देते हैं जो सदियों बाद भी हमें सोचने पर मजबूर करता है।